गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम परविंदर सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, उसके फीचर्स, और आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स, जिसे बोला जाता है पार्ट्स में स्टाफिंग में क्या क्या आता है। बिफोर वी डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूं स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग जो है मेन फंक्शन होता है किसका, मैनेजमेंट का। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी हमें स्टाफ की रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, जितने भी स्टाफ से रिलेटेड फंक्शन जो आते हैं, वो काम आते हैं, वो सारे किसमें किए जाते हैं, स्टाफिंग में। इसमें मैनेजर्स जो टॉप लेवल ये डिसाइड करता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरह से बनाता है कि किस डिवीजन में हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, कितने हमें फोरमैन, सुपरवाइजर चाहिए। वो सारा एक फॉर्मेट बनाने के बाद स्टाफिंग का जो काम होता है कि जो टॉप लेवल ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कितना रिक्रूटमेंट हमें करना है, कितना सिलेक्शन करना है, वो सारा काम जो किसमें आ जाता है, हमारा स्टाफिंग में आ जाता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। इससे पहले हमने मैनेजमेंट के जो फंक्शंस पढ़े थे, फर्स्ट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड फंक्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, स्टाफिंग। इसमें हम जितनी भी पढ़ेंगे वो स्टाफ से रिलेटेड पढ़ेंगे कि सिलेक्शन कैसे होता है, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, उनका डेवलपमेंट, ट्रेनिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, हमारे स्टाफिंग में आ जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द स्टाफिंग कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज देयर आर थ्री कंपोनेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट द टू कंपोनेंट्स। इन द थर्ड वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टुडे रिक्रूटमेंट, दिस वीडियो। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट मींस होता है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज वैकेंट पोस्ट के लिए क्या करें, अप्लाई करें, एप्लीकेशन लगाएं, ताकि उनमें से हम मोस्ट एप्रोप्रिएट जो कैंडिडेट है उसको क्या कर सकें, हम लोग सेलेक्ट कर सकें। सो रिक्रूटमेंट का मेन मकसद क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि जितने भी हमारी जॉब वैकेंट्स हैं उनके लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो अप्लाई करने वाले हों ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। क्योंकि जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे आम पब्लिक को या जॉब सीकर्स को, तब तक कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी में या किस फॉर्म में कितनी वैकेंट जॉब है, किसके लिए कौन सा व्यक्ति हमें चाहिए। सो रिक्रूटमेंट का मेन काम क्या होता है? रिक्रूटमेंट मीन्स होता है हम लोगों जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अपने वैकेंट जॉब के लिए अप्लाई करवाना। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो वैकेंट जॉब के लिए है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कराना। उसके लिए कोई भी सोर्स हम बना सकते हैं। देयर आर टू सोर्सेज, वन इज इंटरनल सोर्सेज, सेकंड इज एक्सटर्नल सोर्सेज। रिक्रूटमेंट के दो सोर्स हैं कि जिनके तहत हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज को अपने वैकेंट जॉब के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, ताकि उनमें से हम लोग बेस्ट सिलेक्ट कर सकें। वन इज इंटरनल, सेकंड इज एक्सटर्नल। अब इंटरनल की बात करते हैं। इंटरनल जो रिक्रूटमेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आता है, उसमें जो हमारे अंदर कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर जितने एम्प्लॉइज हैं उनमें से ही हमने जो बेस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, वो कहलाता है हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें से आउटसाइडर्स को हम लोग नहीं लेते हैं, सिलेक्ट नहीं करते हैं। मींस आउटसाइडर से हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जितने भी रिक्रूटमेंट हम जितना भी सिलेक्शन किया जाएगा, अपॉइंट किए जाएंगे एम्प्लॉइज, वो कहाँ से किए जाएंगे? इंटरनल सोर्स से किए। मींस विद इन द बिजनेस में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उन्हीं में से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इंटरनल सोर्स में हम लोग दो तरह से सिलेक्शन करवाते हैं, रिक्रूट करते हैं। जैसे एक ट्रांसफर और दूसरा है प्रमोशन। ट्रांसफर में क्या होता है, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी ड्यूटी, कोई भी उसका कोई भी काम जो है चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। उनका लेवल क्या रहता है? सेम। मीन्स पोस्ट उनकी सेम रहती है, लेकिन जो वर्किंग कंडीशन है, जो एक सिर्फ क्या प्लेस ही शिफ्ट होती है। मीन्स एक ऑफिस से उन्हें दूसरे ऑफिस में क्या कर दिया जाता है? शिफ्ट किया जाता है। बाकी जितनी भी उनकी अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज हैं, वो क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। तो ट्रांसफर में हम मान लीजिए हमने एक अकाउंटेंट को सेल्स डिपार्टमेंट से ट्रांसफर करके काम पहुंचा दिया परचेज डिपार्टमेंट। मीन्स उसका प्रमोशन नहीं हुआ, मीन्स वो हायर पोस्ट पे नहीं गया, ना लोअर पोस्ट पे गया। मीन्स सेम पोस्ट पे हमने उसको क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया है। उसमें उसका कोई लेवल कभी भी उसका चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आता है इंटरनल सोर्स में प्रमोशन। अब प्रमोशन में क्या होता है?
प्रमोशन में ये सारी चीजें चेंज होता है। प्रमोशन में हम लोग उसका लेवल क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। एक जूनियर से उसको क्या कर देते हैं, बना देते हैं सीनियर बना देते हैं। इसमें उसकी अथॉरिटी भी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, मीन्स ड्यूटीज भी सारी उसकी बढ़ जाएंगी। प्रमोशन में उसको जो बोनस, सैलरी, इन सभी चीजों में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो प्रमोशन में प्लेस के साथ साथ उसका जो अथॉरिटी लेवल है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मीन्स हर चीज में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ इंटरनल मनी ट्रांसफर, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, बाकी चीजें क्या रहती हैं, सेम। प्रमोशन मीन्स उसकी जो पोजीशन है, एक पोजीशन से हायर पोस्ट पे उसको ले लिया जाता है, मीन्स जूनियर को क्या बना दिया जाता है, सीनियर, जिससे उसकी सैलरी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो अब इंटरनल सोर्स के हम लोग इसके फायदे क्या होते हैं, इंटरनल सोर्स ज्यादातर हम क्यों अपनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको, इंटरनल सोर्स अगर आपके पास ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है तभी आप इंटरनल सोर्स को सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप न्यू बिजनेस कर रहे हैं तो इंटरनल सोर्स को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि न्यू बिजनेस में ऑलरेडी एम्प्लॉइज आपके पास है नहीं, सारा आपको कौन सा सोर्स अपनाना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स ही अपनाना पड़ेगा। इंटरनल सोर्स के बेनिफिट ये हैं कि आपको टाइम कम लगेगा, खर्चा आपका कम आएगा, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज जब उनका ट्रांसफर या प्रमोशन करते हैं तो वो सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे और अपनी ईमानदारी से और अपनी विल पावर से काम ज्यादा करेंगे। सो इंटरनल सोर्सेज के बहुत सारे फायदे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं या प्रमोट कर लेते हैं। दूसरा सोर्स आता है रिक्रूटमेंट का, है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में क्या करते हैं हम लोग, इंटरनली जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज है उनमें से सिलेक्ट ना करके हम आउटसाइडर सिलेक्ट करते हैं। एक तो पहले तो ये ज्यादातर जो एक्सटर्नल सोर्स है वो बिजनेसमैन अपनाते हैं जो न्यूली फॉर्म नई कंपनी जो या नए बिजनेस शुरुआत उनके लिए। दूसरा, जब हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ वर्कर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है तभी हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन एक्सटर्नल सोर्स को अपनाते हैं, हम इसमें इंटरनल सोर्स को सिलेक्ट नहीं करते हैं। सो अब इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स के कौन कौन से तरीके हैं जो हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे आके अप्लाई करें। फर्स्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मींस जब हम फैक्ट्री गेट पे जो हमें मींस कुछ लोग क्या करते हैं अपनी फैक्ट्री गेट पे आके, जैसे वर्कर्स होते हैं जो डेली बेस पे आ जाते हैं, उनको हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, जो फैक्ट्री गेट से हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं। इनमें कोई ज़्यादा स्किल्ड या क्वालिफाइड पर्सन्स नहीं होते हैं, ये ओनली बस डेढ़ 2-4 दिन, एक हफ्ते के या एक महीने के लिए काम पे आते हैं, तो इनका हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लेते हैं फैक्ट्री गेट पे। इनके लिए भी कोई भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन या स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ काम करने के लिए हमें जैसे प्यून, सर्वेंट्स वगैरह, स्वीपर्स वगैरह की यूज पड़ती है, उनका जो रिक्रूटमेंट हम करते हैं वो कौन से सोर्स से करते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से करते हैं। नेक्स्ट आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का भी कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। कैजुअल कॉलर मींस होता है, मान लीजिए जो एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारे पास पहले से आई हुई थी, या कुछ लोग ऐसे ऑफिस में या काउंटर पे, रिसेप्शन पे अपनी एप्लीकेशन रख जाते हैं, और जब भी हमें जरूरत पड़ती है वर्कर्स की या एम्प्लॉयज की, तो हम उन एप्लीकेशन में से जो हमें एबल्ड लोग होते हैं उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, बुला लेते हैं। बुलाने के बाद उनका सिलेक्शन किया जाता है, तो ये कहलाते हैं कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर में एक और आता है, जैसे कि हमने मान लीजिए जो पहले से जो हमारे सिलेक्शन में नहीं आ सके हैं, जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनकी एप्लीकेशंस हम लोग रिजेक्ट में डाल देते हैं। तो उस रिजेक्टेड एप्लीकेशंस को भी हम पुरानी एप्लीकेशंस को जब फिर से देखते हैं कि हमें लगता है कि ये बंदा हमारा ये काम कर सकता है, तो हम लोग उनको क्या कर देते हैं, फिर से बुला लेते हैं। तो ये प्रोसेस में आता है, ये हमारा आता है कैजुअल कॉलर में। नेक्स्ट आता है मीडिया एडवर्टाइजिंग। मीडिया एडवर्टाइजिंग में मीडिया के क्योंकि हमारा जो मेन रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे क्या आके एप्लीकेशन फॉर्म भरें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे आके आए और उनमें से हम लोग क्या करें, सेलेक्ट करें। तो मीडिया सबसे बड़ा मेन सोर्स हो जाता है एक्सटर्नल सोर्स में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो मीडिया एडवर्टाइजिंग में हम लोग जैसे न्यूज़पेपर है, अब न्यूज़पेपर में भी जैसे हमें ज़्यादा क्वालिफाइड या ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले प्रोफेशनल लोग नहीं चाहिए, तो हम जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें एडवर्टाइजमेंट निकाल देते हैं। लेकिन जब हमें बड़े हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ को जरूरत पड़ती है, क्वालिफाइड की जरूरत पड़ती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ गई है,
या मैनेजर्स की जरूरत पड़ गई है, तब हम नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स में हम लोग एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं कि हमारे यहाँ पे वैकेंट जॉब्स हैं, जो भी इच्छुक व्यक्ति है वो आके हमें हमारे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये आ जाता है हमारा मीडिया मीन्स लोकल में भी हम लोग बता सकते हैं और नेशनल लेवल पे भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये गवर्नमेंट का होता है, अंडर गवर्नमेंट चलाती है। जितने भी जॉब सीकर्स होते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में करवा देते हैं विद अपने जितने भी उनके पास डिग्रियां या क्वालिफिकेशंस होती हैं वो वहाँ पे सबमिट हो जाती हैं। तो जिन फर्म्स को, जिन कंपनीज को जरूरत पड़ती है वो वहाँ से डाटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ले लेते हैं और जो उनसे मैच करते हैं उनको वहाँ पे क्या कर देते हैं, बुला लेते हैं, इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है। तो एक ये भी एक्सटर्नल सोर्स है जिससे हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज वो प्राइवेट, ये जैसे ये गवर्नमेंट में आ जाता है, ये प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो खुद फीस चार्ज करती है, जॉब सीकर्स का इंटरव्यू अपने पास फॉर्म रख लेती हैं और बिजनेसमैन या जितने भी कंपनीज उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है उनका, जब भी एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है तो कंपनीज या बिजनेसमैन इनसे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये लगभग दोनों से ही चार्ज करते हैं, जॉब लेने वाले से भी और जॉब देने वाले से भी पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि ये कौन सी होती है, प्राइवेट एजेंसीज होती हैं। इनके पास सभी लोगों का डाटा रहता है, वो डाटा अवेलेबल करा दिया जाता है कंपनीज को या बिजनेसमैन को। नेक्स्ट आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट ज़्यादा आजकल फेमस हो गया है। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे जो फाइनल ईयर में होते हैं, वहाँ पे जो बिजनेस कंपनीज जाती हैं, उस कैंपस में जाती हैं, वहाँ से जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको वहाँ से क्या कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे बीटेक हो गया, एमबीए वाले स्टूडेंट्स को वो लास्ट ईयर में जाके उनका वहाँ कैंपस में ही रिक्रूटमेंट करवाया जाता है, वहाँ पे ही उनको बुला के इंटरव्यू करवाया जाता है ताकि वहाँ से उनका क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो ये कहलाता है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। कंपनीज का इन कैंपस के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे उनको कैंपस में ही उनका सारा प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयज। कई बार जो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, उनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, अपने जो पुराने एम्प्लॉयज हैं उनको ही कह देती हैं कि आपके पास अगर कोई क्वालिफाइड बंदा है या रिलेटिव है या फ्रेंड है, आप उसका एप्लीकेशन हमारे यहाँ जमा कर दीजिए या उसको भेजिए, हम उसको देखेंगे कि अगर वो सिलेक्शन में आता है। तो ये एक सोर्स है कि हम लोग प्रेजेंट एम्प्लॉयज के जरिए ही एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट करते हैं जो ऑलरेडी पहले से हैं, जिससे ये होता है कि पुराने एम्प्लॉयज के ऊपर कंपनी क्या करती है, विश्वास करती है। नेक्स्ट आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मींस जैसे मजदूर, दिहाड़ी वाले, जिनको हमने डेली बेस पे सिलेक्शन किया जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है कंपनीज के साथ, बिजनेसमैन के साथ। जब भी कंपनीज को जरूरत पड़ती है इन कॉन्ट्रैक्टर्स से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी वर्कर्स या जितने भी एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है उनको अवेलेबल करवाया जाता है। ये भी कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, जैसे उन्होंने ठेकेदार बोलते हैं इसको, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ठेकेदार के अंदर में जितने भी आदमी आते हैं वो किसमें आ जाते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के जरिए हम लोग उनका रिक्रूटमेंट करते हैं। इसके लिए भी कोई स्किल या क्वालिफिकेशन वर्कर्स के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग ऑन द टेलीविजन। अगर हमें बहुत बड़े स्तर पर रिक्रूटमेंट करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हम ज़्यादा अपॉइंट करते हैं, तो हम लोग टेलीविजन के थ्रू हम लोग उनका क्या करवाते हैं, रिक्रूटमेंट कराते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। नेक्स्ट आता है वेब पब्लिशिंग। ये एक मॉडर्न टेक्निक है जो नेट के थ्रू है, कि क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हर कोई बंदा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, वो सभी लोग क्या करते हैं, नेट का यूज है, मोबाइल है, तो वहाँ पे अगर किसी को जॉब सीकर्स क्या करते हैं, एक वेबसाइट होती है वहाँ पे जाके सेलेक्ट करते हैं। जैसे एक वेबसाइट है naukri.com, तो कंपनीज वहाँ पे भी अपना डाटा डाल देती हैं और जो जॉब सीकर है वो उस वेबसाइट पे जाके अपना जितना भी डाटा है वो फीड कर देते हैं, तो वहाँ से ही दोनों का वहाँ से रिक्रूटमेंट कर सकती है कंपनी। नेक्स्ट आ जाता है फैक्ट्री गेट। ये अनस्किल्ड पर्सन्स है, मींस वही मैंने सबसे पहले रिक्रूटमेंट एंड फैक्ट्री गेट लगभग दोनों क्या है, सेम है। नेम इनका क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया। स्वीपर्स, प्यून्स, इन जब भी जरूरत पड़ती है तो फैक्ट्री गेट पे ही एक नोटिस लगा दिया जाता है कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, इच्छुक व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो ये कहलाता है हमारा फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट। सो स्टूडेंट्स, रिक्रूटमेंट में हमने दो सोर्स पढ़े हैं, एक इंटरनल है, एक है एक्सटर्नल। इंटरनल में हम बिजनेस के अंदर ही, कंपनी फैक्ट्री के अंदर ही हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं।
आउटसाइडर्स को हम लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं, और एक्सटर्नल सोर्सेज में हम लोग आउटसाइडर्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जब भी हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो ज़्यादा बढ़ती है तब हम इंटरनल सोर्स को ही अपनाते हैं। अब बात आती है कि दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। जैसे इंटरनल सोर्स में सस्ता पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्स क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है। अब एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, हमें क्वालिफाइड नई टेक्निक सीखने वाले लोग हमें ज़्यादा मिल जाएंगे, और इंटरनल सोर्स में हमें वही लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिन्हें पहले से जो कुछ आता है वही आता है। मीन्स यहाँ पे थोड़ा टेक्निक का डिफरेंस पड़ जाएगा। एक्सटर्नल सोर्स में आपको ये हो जाएगा कि आपके पास रेंज वाइड है, बहुत ज़्यादा, आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा है, उसमें से आप जो बेस्ट होगा उसी को सिलेक्ट करना है। लेकिन इंटरनल सोर्स में आपको उन्हीं को लेना है जो आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इंटरनल सोर्स में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को जब आप प्रमोशन पे ले जाते हैं तो उनका जो मोरल होता है, उनको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की तरह क्रिएट करता है, उनको और मोटिवेट करता है। और जब आप एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज में थोड़ा सा ये भावना आ जाती है कि हमें प्रमोशन ना देकर बाहरी व्यक्ति को प्रमोशन दिया गया है। सो ये इन दोनों के अपने फायदे और अपने क्या है, नुकसान है। देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज, आल्सो बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। सो द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग इज सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब रिक्रूटमेंट में हमने क्या किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने ये ज़्यादा एप्लीकेशन लगाने के लिए हमने मजबूर किया, चाहे वो कौन सा कोई सा भी सोर्स अपनाया हो, मीडिया हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो, मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा आ गई है। अब सेकंड जो प्रोसेस आता है स्टाफिंग में, वो हमारा जो कंपोनेंट है स्टाफिंग का, वो कहलाता है हमारा सिलेक्शन। अब हम उन जो एप्लीकेशन जो अप्लाई लोग हैं, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, उनमें से हमने सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन का भी एक प्रोसेस है, और सबसे पहले क्या आ जाता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मींस जो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई है, बहुत सारे स्किल्ड अनस्किल्ड पर्सन्स आ गए, उनमें से हमने उन एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करना है जो हमारे काम के हैं, जो हमारे जॉब से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, उन्हीं को सिलेक्ट करने के बाकी को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। सबसे पहले प्रोसेस में यही आता है कि जितने भी हमारे जॉब के साथ मैच करने वाले लोग हैं, उनकी एप्लीकेशन को रखा जाता है, बाकी को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्शन टेस्ट। अब जो हमने रिजेक्ट एप्लीकेशंस के बाद बची हुई एप्लीकेशन है हमारे पास, उनको हमने एक प्रोसेस में लेके आए। सेकंड आता है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। इसमें हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं। टेस्ट कंडक्ट करने में हम लोग बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं। जैसे पहला टेस्ट आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें हम लोग चेक करते हैं एबिलिटी उसकी कितनी है डिसीजन लेने की, मींस किसी चीज को जज करने का, कितनी जल्दी वो डिसीजन ले लेता है, वो टेस्ट लेते हैं। उसमें देखा जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट में कि किसी व्यक्ति का डिसीजन पावर कितनी तेज है या कितनी जल्दी किसी चीज को जज कर लेता है। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में ये देखा जाता है कि कितनी जल्दी वो किसी नई चीज को सीखता है। अगर उसको कोई नया काम सिखाया, नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाए, तो उस टेक्नोलॉजी को सीखने में वो कितना समय लगाता है, इस टेस्ट में ये फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में सारी चीजें आ जाती हैं, मींस ओवरऑल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर आ जाता है, उसका इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें भी किसमें आ जाती है, उसके पर्सनालिटी टेस्ट में आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब जिस जॉब के लिए हम उसको रख रहे हैं, जो अपॉइंट कर रहे हैं, उसको उससे रिलेटेड उसको नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि पूरा पैनल बैठता है। पैनल में हर टेस्ट का जो होता है अपना एक्सपर्ट होता है, तो ये सब देखता है कि जिस जॉब के लिए हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं उसके बारे में उसको नॉलेज है या नहीं है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट टेस्ट। भाई कई बार क्या होता है कि मजबूरी में कुछ लोग काम करते हैं, जब मजबूरी में काम उनकी इच्छा नहीं होती है वो काम करने की, लेकिन मजबूरी में वो काम करते हैं, वो वर्क ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे, अच्छे से वो नहीं कर पाते। तो वहाँ इस टेस्ट में ये देखा जाता है कि उस व्यक्ति का उस जॉब में किस जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो अच्छे से कौन सा काम वो कर सकता है। तो इस टेस्ट में उसका इंटरेस्ट देखा जाता है कि किस काम को करने में उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा बेस्ट है वो। सो दीज आर दी टेस्ट। इसमें हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉइज का बिहेवियर, डिसीजन पावर, सीखने की शक्ति, जो जॉब से रिलेटेड उसे कुछ जो जिस जॉब पे रखा जा रहा है उससे रिलेटेड उसे कुछ आता है नहीं, मीन्स उसका इंटरेस्ट, मीन्स किस काम को करने में उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा काम वो जानबूझ मजबूरी में करता है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती है, सिलेक्शन टेस्ट में आ जाती है।
थोड़ा सा मैं सिलेक्शन के बारे में और चीज बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस को नेगेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है स्टाफ। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम जब बहुत सारी एप्लीकेशंस में से जो कुछ बहुत सारे नंबर ऑफ एप्लीकेशन को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो रिजेक्टेड एप्लीकेशन उस वहाँ पे कौन लोग वर्ड यूज करते हैं, नेगेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस को या स्टाफिंग प्रोसेस को नेगेटिव प्रोसेस को बोला जाता है, तो नेगेटिव प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में से हमें कुछ ही सिलेक्ट करने होते हैं और बहुत सारे एम्प्लॉइज को हम लोग क्या कर देते हैं, एप्लीकेशन को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नेगेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकंड सिलेक्शन, थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब सारे टेस्ट कंडक्ट करने के बाद अब उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में एक पैनल पूरा बैठेगा, हर फील्ड का एक्सपर्ट होता है, फेस टू फेस डिस्कशन होगा कि वो सामने बैठ के जवाब कैसे मांगने, मैनेजर्स हमने अपॉइंट करने हैं तो मैनेजर्स को डील करना है लोगों को। तो अब जब हम उसका इंटरव्यू लेंगे तो उसके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जॉब से रिलेटेड, उसका बैकग्राउंड चेक, पूरी हिस्ट्री उसकी बाय फेस उसी के मुंह से सुना जाता है। पेपर पे उसमें क्या लिखा है, इट्स नॉट अ मैटर। जब इंटरव्यू लिया जाता है तो वो फेस टू फेस जो चीजें बता रहा है वो किसमें आ जाती है, हमारे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में आ जाती है। और इससे ज्यादा जो क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं वो जॉब से रिलेटेड होते हैं, जिस जॉब में उसको क्या किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, और उसको सिचुएशंस बताई जाती हैं कि इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो वहां पे उसके जो जवाब वो देता है उसको नोट किया जाता है, उसके बाद ही उसका आगे का प्रोसेस अपनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है चेकिंग द रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। अब इतने होने के इंटरव्यू होने के बाद हम लोग उसका रेफरेंस चेक करते हैं कि किसके थ्रू ये आया है, हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के थ्रू आया है या एप्लीकेशन फॉर्म में इसने किस बंदे का नाम, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में ये हुआ हेडिंग बॉक्स कॉलम जरूर आता है जिसमें ये लिखा जाता है कि आप यहाँ पे किस व्यक्ति को जानते हैं, तो वो उसका रेफरेंस चेक किया जाता है। फिर उसका क्या किया जाता है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन्स उसका कैरेक्टर पीछे कैसा था, उसका जो प्रीवियस हिस्ट्री कैसी है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं जो किसमें आ जाती है, हमारे बैकग्राउंड में आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्शन डिसीजन। ये सारे प्रोसेस अपनाने के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्सन फॉर द जॉब, मीन जो सबसे अच्छा व्यक्ति होगा, स्किल्ड है, क्वालिफाइड है, सभी कामों में सिलेक्ट, उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। फिर उसके बाद उसको कई कंपनीज क्या करवाती हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाती हैं, या तो वो खुद करवाती हैं या वो रिकमेंड कर देती हैं कोई हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स कि वहाँ से आप वेरीफाई करवा के आइए, अपना मेडिकल चेकअप करवा के आइए और वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेके आइए। अब हो गया उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता है जॉब ऑफर। अब यहाँ पे हमने उसको क्या किया है, जॉब ऑफर किया है। सब कुछ होने के बाद हमें लगा कि ये जो कैंडिडेट है ये ओके है, हम इसको अपॉइंट कर सकते हैं, हमारे जॉब के अकॉर्डिंग है। हमने इसको जॉब ऑफर किया कि अब हम आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ जॉब पे आ सकते हैं। हमने जॉब ऑफर किया। जॉब ऑफर के बाद जब वो ओके कर देता है, ठीक है कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाए जाते हैं जो उसे दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में उसको सारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज, बोनस, इंक्रीमेंट कैसे लगेगा, प्रमोशन किन कंडीशंस में होगा, ये और टारगेट कैसे होंगे, ये सारी चीजें किसमें लिखी होंगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें उस व्यक्ति का जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं वो क्या करता है, साइन करता है। दोनों में एक संबंध एग्रीमेंट हो जाता है कि ठीक है, मैं आपके इस जॉब के लिए मैं इतनी शर्तें मुझे मान्य है, मैं इन शर्तों पे कंडीशंस पे काम करने के लिए गया हूँ तैयार हूँ। सो दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द components of staffing. Today we discuss two components, recruitment and selection. रिक्रूटमेंट में थोड़ा सा ब्रीफ में फिर से बता दूं, रिक्रूटमेंट मींस होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करके अपनी जॉब के लिए क्या करवाना, अप्लाई कराना। अप्लाई करवाने के हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक इंटरनल है रिक्रूटमेंट, एक एक्सटर्नल। इंटरनल में इंटरनली लोगों को रिक्रूट किया जाता है और एक्सटर्नल में बाहरी लोगों को जो रिक्रूटमेंट के लिए अपनाया जाता है, बुलाया जाता है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के बाद कौन सा प्रोसेस आता है, सिलेक्शन का आता है। सिलेक्शन में हम लोग सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद उनका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया जाता है। फिर उनका
बैकग्राउंड चेक किया जाता है, रेफरेंस चेक किया जाता है कि किसके थ्रू आया है, किसको ये जानते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन डिसीजन, सिलेक्शन अब सेलेक्ट किया जाता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है, फिर उसे जॉब ऑफर की जाती है, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या करवाए जाते हैं, साइन करवाए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ताकि दोनों में जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों के लिए वो क्या है, एग्री है। सो स्टूडेंट्स, in the next video we discuss about the promotion and training and methods of training and development. Till then, thank you, have a nice day.